एक ही रीजन था कि ये जो हम कंपनी की तरफ से यही चीज करने वाले, प्रकृति के लिए केमिकल रहित प्रोडक्ट्स मिले ताकि हम प्रकृति के नजदीक जाए। और प्रकृति आज भी, हम हजारों टन जहर उनको देते हैं तो भी अगर एक जो खेडूत होता है, जो किसान होता है, वो थोड़ा बीज डाल देता है तो कितना टन अनाज देता है कि नहीं देता है। अभी प्रकृति हमें लाखों गुना में अनाज रिटर्न देती है, हम उनको जहर दे रहे हैं तो भी हमें रिटर्न दे रही है। तो प्रकृति के लिए ही हमें कार्य करना है। आगे का थोड़ा 10 मिनट्स का और सेशन है, मैं डिस्कशन करके फिनिश करूंगा। नेक्स्ट करिएगा। हम अब अगले स्टेप पर जाते हैं कि हम सोचते हैं डायमेंशन के बारे में, और जो पर्सपेक्टिव होता है उसके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में डेफिनेशन बहुत गलत फिट की हुई है। जितना जिनका डायमेंशन है उतनी चीजें हमें दिखती है। एक चींटी को 2 डायमेंशन ही चीजें दिखती है, उसको गहराई किया तीसरी डायमेंशन के बारे में अंदाजा नहीं लगता है। इंसान है वो 3 डायमेंशन में जीता है। किसमें? पूरा अर्थ मटेरियल जो है, मटेरियल वर्ल्ड जो है 3 डायमेंशन है। कितना है? एक्स वाई जेड, लेंथ, हाइट और डेप्थ, 3 चीज के अलावा कुछ नहीं है। चेयर ले लो, बंगला ले लो, गाड़ी ले लो या इंसान ले लो। 4th डायमेंशन होता है टाइम। जैसे मोदी जी है, भगत सिंह जी, ये लोग 4th डायमेंशन में जीवन जीते हैं। 4th डायमेंशन में जीवन जीने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपके लिए समय धीरे होगा। बाकी आप समय के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबके लिए एक अपने अपने डायमेंशन की माया है। 4थे आयाम में, 5वें आयाम में जाओगे तो कोई बोलेगा भूत है, उसमें प्रेत है। 6ठे आयाम में, 7वें, 8वें आयाम में ब्रह्मा जी रहते हैं। कौन रहते हैं? देवी शक्तियां रहती है 7वें आयाम में। 8वें आयाम में कौन रहता है? 8th डायमेंशन में ब्रह्मा जी को एक बार गलत फहमी हो गई कि मैं जो आयाम में रहता हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही किंग हूँ। तो विष्णु जी को एक बार वैकुंठ मिलने गए तो द्वारपाल को बोला कि मैं मिलना आया हूँ विष्णु जी से। विष्णु जी ने कहा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, कौन से ब्रह्मांड से आए हैं? तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए, बोले उनको कहिए कि मैं ही एक तो ब्रह्मा हूँ, एक ही तो ब्रह्मांड है, और कौन ब्रह्मा आ गया यहाँ? तो विष्णु जी के पास गए तो थोड़ा गुस्सा थे, तो विष्णु जी को बोला गुस्से में कि ऐसा क्यों कहा प्रभु जी आपने, कौन से ब्रह्मा कहाँ से आए? एक ही तो ब्रह्मांड है और एक ही तो ब्रह्मा है। तो उन्होंने 10 सेकंड के लिए आंख बंद की और लाखों ब्रह्मा वहां पर हाजिर हो गए। कितने? लाखों ब्रह्मा। किसी के 2 सिर थे, किसी के 5 थे, किसी के 7 थे, किसी के 8 थे, किसी के लाखों थे। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतना ब्रह्मा के सिर। हमारे ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा है उनके सिर 3 है, उतना बड़ा ब्रह्मांड। किसी का 1 सिर है तो उतना छोटा, किसी के 1000 सिर है तो और बड़ा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मा जी का घमंड भी टूट गया कि मेरे ऊपर का आयाम तो विष्णु जी ही माया जानते हैं, नीचे का आयाम में तो सब दिखता है कि मैं एक ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मैं मिटा सकता हूँ या बना सकता हूँ। चारों युग मिलके मेरा एक दिन होता है, मेरे सामने क्या? तो उन्होंने भी यही बताया। तो जो अपने आयाम के नीचे देखता है उनको अपने वश में ही चीजें दिखती है, ऊपर की चीजें किसी को दिखती नहीं। अब 8 के बाद डायरेक्ट आता है 64 में विष्णु जी वास करते हैं वैकुंठ में। अब सोचिए उनकी ताकत कितनी होगी। जो अगर ब्रह्मा जी 8th डायमेंशन में रह के पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर सकते हैं, 64 में क्या ताकत होगी, क्या रूप होगा और क्या समय का रूप होगा? स्वरूप कितना बड़ा होगा, समय का रूप कितना बड़ा होगा। ब्रह्मा जी का अगर 4 युग का 1 दिन है, ब्रह्मा जी का 4 युग का 1 दिन है, ब्रह्मा जी चाहे तो मिटा सकते हैं, ब्रह्मांड को बना सकते हैं। 100 साल की उनकी आयु है, तो उनका रूप और उनका समय कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। बीच के जो डायमेंशन है, साइंस वहां पे भी अटका है पर सनातन वहां पे नहीं अटका है। मयूर जी ने जैसे बताया ये सब चीजें रिसर्च हुई। एक मेरा सिंपल क्वेश्चन है, सारे जो वैज्ञानिक है 200 वैज्ञानिक सारे 18वीं सदी में ही क्यों निकले? अभी क्यों नहीं निकलते? सबके सब आइंस्टाइन ले लो या न्यूटन ले लो, ये वो 18वीं सदी में ही सब आ गए एक साथ। क्यों? क्योंकि 18वीं सदी में हमारे शास्त्र यहाँ से उठा के वहां पटक दिए। सारा यूरोप कंट्री डिकोड कर लिया और सारे साइंटिस्ट बन गए कॉपी कर करके, है ना। बाकी का डिकोड नहीं हुआ तो आज तक लगे हुए हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज संस्कृत फिट करें और बाकी के शास्त्र डिकोड कर दें। हमें भी उस शास्त्रों के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे पास भी आधे शास्त्र पड़े हुए हैं, हम उसको लाके वापस यहाँ के संस्कृत के जानकार है, वहां पे अब क्या सोच रहे हैं? अब हमारा इंटेलिजेंस का काम पूरा हुआ, इसलिए वो स्टडी चालू कर दी उन्होंने संस्कृत के ऊपर कि हम सीख के डिकोड करेंगे। ऐसे डिकोड होने वाला नहीं है, जितना होना था हो गया। तो शॉर्ट में वही पता है जो मयूर जी ने बताया कि हमारा सनातन बहुत बड़ा है। और डायमेंशन की बात की तो डायमेंशन के हिसाब से बड़ा है। एक आता है पर्सपेक्टिव के लिए, एक स्लाइड है मेरे पास, नेक्स्ट करिएगा ना।
ये पर्सपेक्टिव की स्लाइड है, बड़ी करिएगा। ये सारी दुनिया की माया यही है, जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग, यू आर जस्ट हैवंट सीन लाइफ फ्रॉम माई साइड। आपको लगता है 9 है, मुझे लगता है 6 है, इसी में झगड़े में उलझे हुए हैं। एक बार आके मेरी साइड खड़े हो जाइए या मैं आपकी साइड खड़े हो जाऊं, सारी समस्या हल हो जाएगी, है ना। तो हमें कहाँ लीडर बनना है, स्लाइड चेंज कर दीजिएगा, एक और दिखा दीजिएगा। ये रहा डायमेंशन के लिए 6 वाला। ये डायमेंशन, इस डायमेंशन से देखोगे तो सर्कल दिखेगा, इस डायमेंशन से देखोगे तो स्क्वायर दिखेगा, है तो दोनों राइट ना। ये अपने डायमेंशन का पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया, आप कौन से डायमेंशन में खड़े हो या कितना नॉलेज आपके पास है। बैक ले लीजिएगा, अभी 4th स्लाइड रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये डायमेंशन की जो बात हो रही थी उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि पर्सपेक्टिव हमें देखने का नजरिया है, वही खाली हल करना है, बाकी सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। एक ये देखने वाली चीज है, ये पिक्चर अब लास्ट तक लगी रहेगी, अब स्लाइड चेंज होने वाले नहीं है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे दूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहिए, क्या लगा बादल लगा रखे है, पीछे बादल लगा रखा है, बोल कुछ और रहा है, बस ये ऐसे ही मैंने लगा रखा है, कोई पिक्चर नहीं मिला था मुझे। इसको कहता है 1995 में नासा में हबल टेलीस्कोप से लिया था। इसको पिलर ऑफ क्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलर ऑफ क्रिएशन। इसको जूम होगा तो करिए ना, अगर जूम हो तो कोई भी एक कॉर्नर जूम कर दीजिए ना, ये वाला कॉर्नर बीच में जो है जूम करिए थोड़ा। अब इसमें समझिए, स्टॉप। अब जो लास्ट में जो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, सारे जो कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटे छोटे, ये सारे स्टार्स है। क्या है? स्टार्स है। सन फॉर्मेशन हो रहा है, सितारों का जन्म हो रहा है। क्या हो रहा है? सितारों, जैसा हमारा सितारा स्टार है ना, हमारे ब्रह्मांड के गैलेक्सी का छोटा सा, ब्रह्मांड का एक छोटा सा, गैलेक्सी का छोटा सा, सौर मंडल का एक छोटा सा सितारा है, वैसे ये सितारों का सब जन्म हो रहा है छोटे छोटे कोनों में। इसको पिलर ऑफ क्रिएशन कहते हैं। तो बस जूम अप कर दीजिएगा बस। तो इसके बारे में खाली ऐसे ही मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। अब डायमेंशन की बात की मैंने, आयामों की बात की, पर हमारा पर्सपेक्टिव से हमें चीजें कैसी दिखती है। जैसे शास्त्री जी बैठे हैं तो उनके सामने बोलना इतना उचित तो नहीं है, पर जितना है बताऊंगा मैं, है कि माया हम कहते हैं कि कर्म जो कहते हैं, कर्म लोग सोचते हैं कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, हर कोई कहता है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर लो, पर कर्म किसको कहते हैं वो भी तो जानो। लोग कहते हैं कि कुछ कर लो तो उसको कर्म कहते हैं, मजदूरी कर दो उसको कर्म कहते हैं। नहीं, कर्म की शुरुआत यहाँ से होती है। अगर एक बिल्डर सोच रहा है कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, तब जाके वो मजदूर को ऑर्डर देगा, हमारी बॉडी उस तरह से काम होगी, मजदूर काम करेगा, उसको हम पे आउट कर देंगे, छुट्टा कर देंगे, कर्म उसका नहीं रहेगा। बिल्डिंग किसके लिए बनेगी? बिल्डर के लिए बनेगी। फल किसको मिलेगा? बिल्डर को मिलेगा। हमारे यहाँ कर्म की शुरुआत सोच से होती है, और एक सच्चे लीडर की निशानी वही होती है जो कर्म वाच्य वाणी से एक हो। कैसे? जो विचारों से, बोलने से और करने से एक हो। हमारा पूरा डिफेंस फोर्स का क्लास 1 ऑफिसर उसी से बनते हैं। जो एसएसबी इंटरव्यू होता है 5 दिन का, मैंने वो क्लियर किया हुआ है, यूपीएससी सीडीएस। वो क्लास 1 ऑफिसर डिफेंस आज नंबर 1 है, आर्मी हमारी नंबर 1 है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि उसके क्लास 1 ऑफिसर विदाउट रिजर्वेशन, ये गीता के जो नियम है उसी हिसाब से बनते हैं। कर्म वाच्य वाणी अगर आपके अंदर एक है तो आप सच्चे इंसान हो, आप एक अच्छे लीडर हो। हम रिवासा कंपनी के तहत यही लीडर बनाना चाहते हैं, और यही लीडर बनेंगे जो कर्म वाच्य वाणी से एक हो। कर्म वाच्य वाणी से एक हो। एक होता है इंटेलिजेंट इंसान, पर चतुर होता है, तो वो डिफेंस में सिलेक्ट नहीं होता है, एसएसबी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता है। हाँ, आईएएस आईपीएस बन जाओगे, आप डिफेंस में ऑफिसर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो झूठ है, आपके अंदर कुछ ना कुछ गलत है, आप ट्रू पर्सनालिटी नहीं हो। क्योंकि आप जो सोचते हो, वो बोलते हो, वही करते नहीं हो। तीनों चीज एक होगी तो वही एक सच्चे इंसान को पहचानने का तरीका है, या एक अच्छे लीडर पहचानने का तरीका है। और एक लीडर और फॉलोअर में बहुत पतली लाइन होती है। लीडर और फॉलोअर में बहुत पतली लाइन होती है। दुनिया है ना, जो परेशान है वो लीडर और फॉलोअर से परेशान नहीं है। जो फॉलोअर है वो लीडर बनने की कोशिश करता है, उससे परेशान है। जो फॉलोअर है लीडर बनने की कोशिश करता है, उससे परेशान है। लीडर क्या होता है? अगर भाई साहब को ऑटो चलानी अच्छी आती है, तो मेरे लिए पर्सपेक्टिव ऑफ ऑटो चलाने में वो मेरे लीडर है, मुझे पीछे ही बैठना पड़ेगा। मैं गाड़ी चलाने जाऊंगा, ऑटो चलाने जाऊंगा तो गाड़ी नहीं चलेगी या अच्छी से नहीं चल पाएगी। वो मेरे लीडर है, वही ऑटो चलाएंगे, मैं पीछे बैठूंगा या तो सीखूंगा, है ना। मेरे पास टाइम है तो सीखूंगा, नहीं तो राइड का एंजॉय करूंगा। मैं क्यों सीखूं? मैं वहां फॉलोअर बनूंगा, मैं समर्पण करूंगा, है ना। अब फिजिक्स के बारे में आएगा तो वो मेरे लिए समर्पण करेंगे। डजंट मैटर मेरी एज क्या है, क्या नंबर ऑफ है। अगर ऑटो चलाने में उनके पास फॉलोअर बनूंगा, फिजिक्स सीखना है या साइंस सीखना है, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सनातन सीखना है, तो मेरे लिए वो
मुझे लीडर मानना पड़ेगा, तब मैं जाके उनको कुछ बता पाऊंगा ना। तो तब सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है जीवन में कि हर किसी को, मैं भी फॉलोअर बनता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लीडर ही बना रहता हूँ। आप जब तक अच्छे फॉलोअर या अच्छा लिसनर नहीं बनोगे तब तक अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे। आप कौन से सब्जेक्ट में लिसनर बनना है, लीडर बनना है, कौन से सब्जेक्ट आपके ऊपर ज्ञान आपके पास है उसमें आपको लीडर बनना है, जो नहीं है उसमें फॉलोअर बनना है। दिक्कत क्या है भाई, ईगो आड़े आ जाता है थोड़ा है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट करिएगा। स्लाइड फिनिश हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लास्ट बात मैं फिनिश करूंगा। 2 लाइनें हैं, हमें कुदरत से क्या सीखना है और रिवर्सा कंपनी में हमें क्या चीज इंप्लीमेंट करना है। हमारी बॉडी है वो एक प्रोग्राम है, ये प्रिंट आउट है, मेरी बॉडी प्रिंट आउट है, ध्यान से समझिएगा, प्रिंट आउट है। जो मेरा ब्रेन है वो हार्डवेयर है, क्या है, हार्डवेयर है। जो सॉफ्टवेयर है मेरे थॉट्स, वो सॉफ्टवेयर है। हमें पता होना चाहिए प्रिंट आउट कैसे निकालना है, इनको इन्फ्लुएंस कैसे करना है। मेरी बॉडी ये 2024 की है, 2023 की नहीं है। हमारा एटम जो है ये रियलिटी है। हमारा पूरी बॉडी के एटम्स 98% एटम रिप्लेस हो जाते हैं 1 साल में। कितने साल में? 1 साल में पूरी बॉडी नहीं बन जाती है। महेश पटेल 2024 का मॉडल नंबर खड़ा है, 2023 का अगर कोई कहे 2023 को मैं इनको जानता था, वो गलत फहमी में जी रहा है ना। क्योंकि हमारी बॉडी 98% रिप्लेस हो जाती है 1 साल में। स्किन हमारी 1 महीने में रिप्लेस हो जाती है पूरी। हमारा जो लीवर है 2 महीने में रिप्लेस हो जाता है। तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे या कैसे प्रोग्राम करोगे, हमारे थॉट है वो प्रोग्राम है। पर प्रोग्रामर कहाँ है? प्रोग्रामर कहाँ है? हम सोचते हैं सब चीज समझ ली, प्रोग्रामर कहाँ है? प्रोग्रामर एक जो हमारे विचारों के बीच में जो शून्यता है, जो हमारा आत्मा है, हमारा स्पिरिट है, जो हमारा आत्मा है, जो हमारा स्पिरिट है, वो प्रोग्रामर है। वो सबसे बड़ा गुरु है, वो बड़ा ज्ञानी है और यूनिवर्स सबसे बड़ा गुरु है। उसको पता है कैसे प्रोग्राम करना है। हमें किसी के पास सीखने या समझने जाना नहीं है। अपनी जो बॉडी है 1 साल में आप नहीं बना सकते हो, अपना जीवन नया बना सकते हो 1 साल अच्छे से प्रोग्राम करके। जो सॉल की आवाज सुन के, मोटिवेशनल स्पीकर एक मेकअप की तरह होता है। मेकअप जैसे बारिश आती है या धूप आती है तो कैसे पिघल जाता है ना। तो मोटिवेशनल स्पीकर में मैं बिलीव नहीं करता, मैं स्पिरिट में बिलीव करता हूँ। जो अंदर से मोटिवेशन आता है, विल पावर, आत्मशक्ति, वही प्रोग्रामर है हमारा। और एक छोटी सी बात, लास्ट टैगलाइन है, छोटे से इंसेक्ट के ऊपर हमें कुदरत क्या सिखाती है, उसको हमारे जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो चीज सिखाऊंगा। आज फॉरेन की इतनी कंट्रियां है, उनके पास ना सनातन है, ना ज्ञान है, ना संत का जन्म है, ना भगवानों का जन्म है, तो भी क्यों आगे है? हम कहते हैं 36 गुण है सनातन में लिखे हुए, क्योंकि उनके पास एक ऐसा गुण है जो हमारे 36 गुणों पे भारी है। कैसा गुण है? एक ही गुण उनके पास है जिनके सारे अवगुणों पे भारी है और हमारे 35 गुणों पे भारी है। वो है ऑनेस्टी, प्रामाणिकता। वहाँ अवरली काम होता है, अवर काम करने में खत्म है, नेक्स्ट अवर नहीं करना है तो घर जाओ। यहाँ तो महीनों में सैलरी होती तो महीने तक वेट ही करते रहते, देखते रहते टाइम कैसे जाए। तो ऑनेस्टली हमारे अंदर लानी है। और इंसेक्ट के ऊपर अगर यूनिवर्स के पास अगर कुछ सीखना है, जैसे इन्होंने कहा कि सारा सनातन हमारा उसी पे एक्सपीरियंस करता है। हमारी जो बॉडी है, मैंने कहा कि लास्ट एटम हमारा 1 साल में बदल जाता है। तो एटम का एक्सपीरियंस कितना है, ये एटम का एक्सपीरियंस मुझे कोई बताएगा? एक साइंस का लॉ है कि कोई चीज बनती नहीं ना मिटती है। हम जैसे सनलाइट आती है तो पंखा घूमता है, सनलाइट में इलेक्ट्रिसिटी में से हवा आती है, ट्रांसफर होती है, एनर्जी कभी बनती नहीं ना खत्म होती है। तो वही लॉ हमारे लिए लागू होता है कि जैसे हमारा सनातन में ये जो चीजें है उसी हिसाब से काम करती है कि हम एनर्जी को कन्वर्ट करना हमें सीखना आना चाहिए कि कैसे हम एनर्जी को कन्वर्ट करें और इसको फिनिश करें चीजों को। तो ये जैसे मैंने बताया, एक ही बस बी, 1 मिनट है खाली, बस हो गया। बी का एक एग्जांपल दूंगा मैं। हनी बी जो होती है उसी के बारे में बताऊंगा। हनी बी कितनी मेहनत करती है और हमें उससे क्या सीखने मिलता है यूनिवर्स से। हनी बी जो होती है ये हमारे कोश का, जो बता रहा था, कोश का जो एक्सपीरियंस है वो अरबों साल का है। कितना? ये जो कोश है ना, उसका निर्माण कब हुआ था? पंच तत्वों का, हम मानते हैं ना, पंच तत्वों से बने। कोश का निर्माण जब यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तब हुआ था। कब हुआ था? ब्रह्मांड का निर्माण। तो ये कोश ने, है ना, यूनिवर्स बनते देखा है, सूरज को बनते देखा है, पृथ्वी को, चांद को बनते देखा है, सनातन को बनते देखा है, कृष्ण जी को जन्म लेते देखा है, और छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार उठाते देखा है, अपने सरदार वीर भगत सिंह को फांसी खाते भी देखा है, महसूस भी किया है इसी कोश ने।
इस कोर्स के अंदर इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि इसका जन्म तो ब्रह्मांड के साथ हुआ है। वही हमारे सनातन में ऋषि मुनि कोश को डिकोड करते थे और ये सारी ऊर्जा बाहर निकालते थे, अनुभव बाहर निकालते थे और इतना सारा ज्ञान व्याप्त लेते थे और बताते थे। एक हनी बी का एग्जाम्पल लेके ही फिनिश करूंगा कि आधा किलो मध, जो मध होता है, आधा किलो हनी बी बनाने के लिए हनी को, मधुमक्खी को कितना एफर्ट करना पड़ता है कि 20 करोड़ 64 लाख किलोमीटर, कितना 20 करोड़ 64 लाख किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है एक हनी बी को, और 45 लाख फूलों में जाके रस लेना पड़ता है और वापस आना पड़ता है। कितना? आधा किलो शहद बनाने के लिए उसको 45 लाख फूलों तक जाना पड़ता है, आना पड़ता है, 20 करोड़ 64 लाख किलोमीटर का अंतर काटना पड़ता है, तब जाके आधा किलो मध बनता है। इससे ज्यादा किसी ने एफर्ट किया है अपने जीवन में? किसी ने नहीं किया है। हम 2-4 बार करते हैं, थक जाते हैं। यूनिवर्स ऐसे ही कुछ नहीं देता है, बहुत तड़पाता है, बहुत तोड़ता है, तब जाके आधा किलो शहद मिलता है। तो यही चीज हमें सीखने मिली है, कुदरत से सीखना है। कुदरत सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। धन्यवाद। जय सिया राम। ધન્યવાદ મહેશજી। હવે આપણે એવું સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ જ્યારે આપણે ભવ્ય ભારતનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા